हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय का जो एनसीईआरटी बुक में जो अभ्यास का क्वेश्चन दिया है। तो उन अभ्यास को क्वेश्चन को लोग देखने वाले हैं कि अभ्यास में कितने सारे क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चन का आंसर किस तरह से होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभ्यास का क्वेश्चन, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो यानी आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन है जो पादप से यानी पौधा से निकलता है। तो इंसुलिन जो है वो तो मनुष्य से निकलने वाला हार्मोन है, थायरोक्सिन भी मनुष्य से निकलने वाला हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी मनुष्य से निकलने वाला हार्मोन है, साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधा से निकलता है, इसीलिए साइटोकाइनिन इसका सही आंसर होगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं, यानी जो दो तंत्रिका कोशिका होता है उसके बीच का जो खाली स्थान होता है मध्य वाला, उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। और सिनेप्स में क्या होता है, सूचना को विद्युत आवेग से रासायनिक संकेत में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सिनेप्स। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क जो है हम लोग का ब्रेन जो है वो कौन कौन सा काम कराता है। तो मस्तिष्क के द्वारा ही हम लोग सोचते हैं। मस्तिष्क जो है हम लोग का हृदय को धड़काने में सहायता करता है। इसके अलावा शरीर का संतुलन भी मस्तिष्क ही करता है, इसीलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित तरह से कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो बोला गया है कि हमारे शरीर में जो है ग्राही का क्या काम है। ठीक है, और फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर ग्राही उचित तरीक़ा से काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहले ग्राही कहाँ पाया जाता है। तो ग्राही हम पाया जाता है हमारे ज्ञानेंद्रियों में। तो यानी कि नाक में, कान में, आँख में, मुंह में, जीभ में, त्वचा में, ये सब में ग्राही पाया जाता है। और ग्राही क्या करता है कि अलग अलग सूचनाओं को प्राप्त करता है और उस सूचनाओं को, उस उद्दीपन के सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तब जाकर हमें उस उद्दीपन के बारे में पता चलता है। यदि ग्राही उचित तरीक़ा से काम नहीं करेगा तो अलग अलग उद्दीपन की सूचना जो है वो हमारे मस्तिष्क तक नहीं जाएगा, और जब हमारे मस्तिष्क तक उस सूचना नहीं जाएगा तो हम लोग का अंग जो है उस उद्दीपन के कारण से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए, तो इसका आंसर ऐसे ही लिखाएगा। देखिए, ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं जो विभिन्न अंगों में पाए जाते हैं, जो अलग अलग अंग में पाए जाते हैं। ग्राही विभिन्न प्रकार के उद्दीपन के सूचना को तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क तक पहुंचाएगा, मेरुरज्जु तक पहुंचाएगा। यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो विभिन्न प्रकार के उद्दीपन का सूचना तंत्रिका तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, और हमारे शरीर में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया नहीं हो पाएगी। यदि ग्राही नहीं काम किया तो उद्दीपन का सूचना जो है तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा सूचना तो हम लोग के शरीर में उस उद्दीपन के प्रति कोई अनुक्रिया जो है देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, और जिस कारण से उस उद्दीपन के कारण से हम लोग का जो है वो अंग भी जो है नष्ट हो सकता है। आइए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की रचना बनाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। तो यानी एक न्यूरॉन का फोटो बना देना है। तो यहाँ पर आप एनसीईआरटी बुक में जो न्यूरॉन का फोटो दिया गया है वही एनसीईआरटी बुक का फोटो है न्यूरॉन का। तो इस फोटो को सबसे पहले बना लेना है और उनके कार्य को लिख देना है। ठीक है, उनके भाग में जो क्या काम करते हैं उसके बारे में लिख देना है। देखिए, सबसे पहला भाग है हम लोग का द्रुमिका, जो धागे जैसी संरचना होती है, जो सूचना को प्राप्त करके किसको दे देती है, कोशिका काय को दे देती है, जो आप लाल वाला भाग दिख रहे हैं। और ये कोशिका क्या करता है, उस सूचना को विद्युत आवेग में परिवर्तित करके
तंत्रिकाक्ष को दे देता है। और तंत्रिकाक्ष क्या करता है, तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे तक उस सूचना को विद्युत आवेग के रूप में ढो के ले जाता है। और यहाँ पर एक और तंत्रिका कोशिका होगा, यहाँ पर सिनेप्स पाया जाएगा और इसी सिनेप्स में उस सूचना को फिर से जो है विद्युत आवेग से रासायनिक संकेत में परिवर्तित करके अगले वाले तंत्रिका कोशिका को दे दिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। फर्स्ट लाइन, ध्रुमिका कोशिका काय से निकली पतली धागे जैसी संरचना होती है जो सूचना को ग्रहण करती है, ग्रहण करके कोशिका काय को देती है। ठीक है, सेकेंड लाइन होगा कि कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग में परिवर्तित करती है और सूचना को तंत्रिकाक्ष को दे देती है। सेकेंड लाइन में ये लिखेंगे। सबसे लास्ट लाइन में लिखेंगे कि तंत्रिकाक्ष सूचना को कोशिका काय से लेकर दूसरे न्यूरॉन को देने का कार्य करती है। ठीक है, और इस प्रकार से इसका फोटो बना देना है और ये आंसर लिख देना है। इसका आंसर बढ़िया से हो जाएगा, पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। कि 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस तरह से होता है। ठीक है, यानी पौधा में प्रकाशानुवर्तन किस तरह से होता है। तो आपको पता होगा कि प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं। जब पौधा का कोई भाग प्रकाश की तरफ मुड़ता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, तो पौधा में कैसे प्रकाशानुवर्तन होता है। तो पौधा के सबसे शीर्ष भाग से ऑक्सिन हार्मोन निकलता है और वो ऑक्सिन हार्मोन जो क्या करता है कि जहाँ धूप पड़ता है उसे छाया वाले भाग में आके इकट्ठा हो जाता है और छाया वाले भाग के कोशिका को उद्दीपित करता है विभाजित करने के लिए। और इस तरह से हम लोग का पौधा का शीर्ष वाला भाग जो है प्रकाश की दिशा में मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो लिखा गया है कि जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा होता है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह की छाया वाला भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश की दूरी वाले साइड में ऑक्सीजन की सांद्रता कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि करने के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसका आंसर होगा, लिख लीजिएगा, काफ़ी सिंपल सा इसका आंसर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मेरुरज्जु के आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। यानी कि यदि हमारे मेरुरज्जु को चोट लग जा रहा है, अगर इसमें कुछ क्षतिग्रस्त हो जाता है मेरुरज्जु, तो मेरुरज्जु के चोट लगने की परिस्थिति में कौन कौन से सूचनाएं जो है हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मेरुरज्जु को अगर चोट लग जाता है, अगर ये टूट फट जाता है, तो सबसे पहला बात कि जो हमारे शरीर में जो प्रतिवर्ती क्रिया होता है जिसका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया तो होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे सूचनाएं जो मेरुरज्जु के द्वारा मस्तिष्क तक जाता है वो भी सूचना नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो मेरुरज्जु के आघात की परिस्थिति में प्रतिवर्ती क्रिया एवं विभिन्न अंगों से सूचना मस्तिष्क तक स्थानांतरित नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर है, आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है। यानी पादप में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो पादप के विभिन्न भागों से कुछ विशेष प्रकार के रसायन निकलते हैं जिसको हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं, और उसी पादप हार्मोन के द्वारा पादप में रासायनिक समन्वय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि पादप में रासायनिक समन्वय पादप से निकलने वाले विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ हार्मोन के द्वारा होता है जो पादप के विभिन्न भागों से स्रावित होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको लिख लेना है कि पौधा से क्या निकलता है, कुछ विशेष प्रकार के रसायन, और यही क्या करता है, पौधा में बहुत सारे क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता होती है। तो किसी जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की तंत्र की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यदि नियंत्रण एवं समन्वय का तंत्र उस जीव में नहीं पाया जाएगा
तो उस जीव के अंदर पाए जाने वाले सारे अंग एक दूसरे से मिलजुल के काम नहीं कर पाएंगे, और जब सारे अंग एक दूसरे से मिलजुल कर काम नहीं कर पाएंगे तो वो जीव जो है जीवित नहीं रह पाएगा। इसीलिए किसी भी जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है। चलिए इसका आंसर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्र की काफ़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि तंत्र में पाए जाने वाले अंगों को आपस में मिलकर जीवों में होने वाले आवश्यक जैविक क्रिया को सुचारू रखने के लिए सुचारू रखते हैं, जिस कारण से उस जीव का अनुरक्षण हो पाता है। इसी कारण से वो जीव जो है जिंदा रह पाता है, क्योंकि उस जीव के अंदर पाए जाने वाले सारे अंग को हम लोग का नियंत्रण एवं समन्वय के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, कि आपस में मिलकर काम करें। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो हमारा शरीर में जो अनैच्छिक क्रिया होता है और प्रतिवर्ती क्रिया होता है वो किस प्रकार से भिन्न है। देखिए, तो अनैच्छिक क्रिया उस क्रिया को बोलते हैं जिसके जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है। जैसे कि मान के चलिए दिल का धड़कना, रक्तचाप, शरीर का ताप घटना बढ़ना, ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जो है सांस लेना, ये सब अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण हम लोग खुद नहीं कर सकते हैं। इसका नियंत्रण हम लोग का मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा होता है। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया जो है अचानक और तेजी से होने वाला क्रिया है, जो आपातकालीन के समय में होता है, जिसका नियंत्रण मस्तिष्क ना करके मेरु रज्जु करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया एवं अनैच्छिक क्रिया दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क से होता है, लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण जो है मेरु रज्जु के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर आपको बता दिए हैं, आपको यही आंसर लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रिया विधि का तुलना तथा व्यतिरिक्त कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय 2 तरीक़ा से होता है। एक तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है और एक जो है अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। तो दोनों में तुलना कर देना है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया गया क्रिया जो है काफ़ी तेज़ी से होता है, और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया गया काफ़ी धीमा होता है। पहला अंतर दोनों में ये हो गया। दूसरा अंतर ये हो गया कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया गया क्रिया काफ़ी तेज इसीलिए होता है क्योंकि सूचना को विद्युत आवेग के रूप में ढोया जाता है, लेकिन अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया गया क्रिया धीमी इसीलिए होता है क्योंकि सूचना को जो है हार्मोन के रूप में ढोया जाता है, जो धीरे धीरे जो काफ़ी कम मात्रा में बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन देखिए यही लिखा गया है कि तंत्रिका कोशिका का बना होता है, और वहीं पे अंतःस्रावी तंत्र बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा बने होते हैं। सेकंड इसमें अंतर यह होगा कि सूचना का स्थानांतरण विद्युत आवेग के रूप में होता है, और यहाँ पे होगा कि सूचना का स्थानांतरण एक विशेष प्रकार के रसायन के द्वारा होता है, जिसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, 3 नंबर लिखा गया है कि सूचना काफ़ी तेज़ी से गति करती है। यहाँ पे लिखा गया 3 नंबर में कि सूचना काफ़ी धीरे धीरे गति करता है। ठीक है, लास्ट लाइन कि इसके द्वारा किया गया सूचना काफ़ी कम समय तक रहता है। ठीक है, इसके द्वारा दिया गया सूचना जो है काफ़ी कम समय तक रहता है, लेकिन इसके द्वारा दिया गया सूचना काफ़ी लंबे समय तक रहता है। यानी कि अगर हार्मोन निकल जाएगा हमारे रक्त में, तो ये वो हार्मोन वाला सूचना जो है हमारे शरीर में कुछ देर के लिए रहेगा, लेकिन जो सूचना तंत्रिका तंत्र करेगा वो सूचना काफ़ी कम समय के लिए रहेगा, और कम समय में अपना काम खत्म करके वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ये देखते हैं 12 नंबर में कि छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। देखिए, छुई मुई का पत्ता को छूते हैं तो वो भी गति करता है। इसके अलावा हम लोग के टांग में भी गति होता है, हम भी आगे पीछे चल पाते हैं, घूम फिर पाते हैं। तो छुई मुई के पत्ती में गति और टांगों में होने वाले जो गति है
दोनों में क्या अंतर है? तो छुई मुई के अंदर गति, उसको छूने के कारण से उसमें जल की मात्रा में परिवर्तन करने के कारण से होता है। लेकिन वही हम लोग का टांग में गति जो है क्या होता है कि हमारे टांगों में पाए जाने वाले मांसपेशियों का सिकुड़ना और फैलने के कारण से हम लोग में टांगों में गति होता है। तो छुई मुई के पत्ती में गति कैसे होगा? जल की मात्रा में परिवर्तन करके। और हम लोग का टांग में गति कैसे होगा? हम लोग में टांग में गति होगा, टांग के मांसपेशियाँ जब सिकुड़ेंगे फैलेंगे तब जाकर टांग में गति होगा। तो इसका आंसर है कि छुई मुई पादप में गति पत्ती में जल की मात्रा में परिवर्तन करने के कारण होता है। लेकिन दूसरी तरफ मनुष्य के टांगों में होने वाले गति टांगों में पाए जाने वाले पेशी ऊतक के संकुचन के कारण से होता है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि छुई मुई में गति उसको छूने से, उसके अंदर पानी की मात्रा में परिवर्तन करने से होगा। वहीं पे हम लोग टांगों में गति कब होता है? जब हम लोग टांगों में पाए जाने वाले मांसपेशियाँ सिकुड़ते हैं फैलते हैं तब जाके हम लोग टांगों में गति होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग का जो चैप्टर है यानी नियंत्रण एवं समन्वय का जो चैप्टर दिया गया है और उस चैप्टर में जो भी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया गया है सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, और इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं उसका क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल राहुल भाई को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो आपको टाइम पर मिल पाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।